ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल. नाउ, good morning to all students. First of all, I would like to introduce myself. Myself, CMA Bharat Prajapati, and I am from Ahmedabad. And I will be taking care of your custom act in IDT subject. So, जैसा कि धवल सर ने आपको इंट्रोड्यूस तो करवाई होगा, जो इनिशियल लेक्चर से, जो फर्स्ट लेक्चर में था तब, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैं इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी इश्यू. सो विद इन 1 or 2 मिनट्स में हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स और भी ज्वाइन होना बाकी हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट, जैसा मैंने आपको बताया, एंड आई एम इन टीचिंग लाइन सिंस लास्ट 8 years. सो आपको मैं कस्टम सिखाऊंगा जो आईडीटी के अंदर 20 मार्क्स का आता है. सो मेरा इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया, अभी हमें सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लेना है. तो सब्जेक्ट आपको भी पता है, सर ने आपको जो शेड्यूल दिया होगा उसके अंदर. सो स्टार्ट करते हैं विथ आज का जो हमारा टॉपिक है. सबसे पहले तो मैं आपको कुछ डिफरेंस बताना चाहूंगा टैक्सेशन के अंदर, और टैक्सेशन जो वर्ड है वो कहाँ से आया होगा. ठीक है, सो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कस्टम्स का. इनडायरेक्ट टैक्सेशन, पेपर नंबर आपका कौन सा है? सो पेपर नंबर 11, जिसके अंदर जीएसटी जो है वो 80 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, एंड जो कस्टम्स है वो आपको कितने मार्क्स का आएगा? तो वो आएगा 20 मार्क्स का. अगर कोई मुझे पूछे ऐसा कि कस्टम्स किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है, तो देखो, कस्टम के अंदर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. ठीक है, कॉन्सेप्चुअली तो हम डिस्कस करेंगे, बट साथ साथ आपको उस प्रोसीजर को भी याद रखना है. अगर आप उस प्रोसीजर को याद रख लेते हो तो कस्टम्स के अंदर काफी सारे स्टूडेंट 20 आउट ऑफ 20 भी क्या करते हैं, स्कोर करते हैं, क्योंकि काफी इजी है एज कम्पेयर टू द जी. हेलो. हाँ आप अपना जो माइक है उसको ऑफ रखिएगा, रिक्वेस्टेड टू ऑल स्टूडेंट. जरूरत पड़ने पे आप ऑन करिएगा, आपको कोई डाउट वगैरह हो तो. आई होप आपको जूम ऐप यूज करना तो आता ही है, कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप टैप टू स्पीक करके या हैंड रेस करके या फिर चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो. ठीक है, जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हुए, मैं उनको बता दूं, माई सेल्फ CMA भरत प्रजापति, एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर IDT सब्जेक्ट. उसके अंदर IDT के अंदर कस्टम्स आज हम पढ़ने वाले. कस्टम्स आपकी एग्जाम के अंदर 20 मार्क्स का फिक्स पोर्शन आता है, जो काफी इजी होता है. कस्टम्स आपको जो पूछा जाता है वो एक प्रोसीजरल पार्ट होता है, सो यू कैन स्कोर 20 आउट ऑफ 20. ओके, सो अगर आपको पूरे पेपर नंबर 11 में अगर अच्छा स्कोर करना है, तो कस्टम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एज कंपेयर टू जीएसटी ऐसे इजी नहीं है, बट एज कंपेयर टू जीएसटी आपको क्या मिलेगा, इजी मिलेगा. ठीक है, सो अभी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आपने ये वर्ड सुना तो होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स. कोई भी सरकार टैक्स क्यों कलेक्ट करती है, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? What is the objective of the government to collect the taxes from public? तो आपका स्टैंडर्ड आंसर होगा कि सर, फॉर द पर्पस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, फॉर द पर्पस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोविड के अंदर इतने सारे हॉस्पिटल्स फ्री ऑफ ट्रीटमेंट वो लोग देते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर. तो इतना सारा पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आता होगा? एक स्टूडेंट ने जवाब दिया है कि रेवेन्यू के लिए. पर रेवेन्यू क्या गवर्नमेंट लेके बैठ जाएगी कि उसको खर्च भी करेगी कहीं ना कहीं? अब सबको बताना है, गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती है? गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. वेरी गुड. जिनको अपने कैमरा ऑन करने वॉलेंटरीली वो कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
so that I can read your face कि आप ठीक है फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. नाउ अब अगर हम बात करें कि जो भी ये जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, तो टैक्सेस हम कलेक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड मेडिकल पर्पस. सो टैक्सेस दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा. टैक्सेस आर द टू टाइप्स. पहला जो है वो डायरेक्ट टैक्स जो आपके ग्रुप 1 में आएगा. एंड अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स जो आपके कौन से ग्रुप के अंदर है, तो ग्रुप 2 के अंदर. सो अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स जो किसके ऊपर लगता है, तो डायरेक्ट टैक्स इज ऑन इनकम. मतलब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको इनकम होती है तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है, सो इसके अंदर इवेंट क्या होती है, इवेंट क्या होगी कि आपके पास क्या होना चाहिए, इनकम होना चाहिए. सो डायरेक्ट टैक्स इज अ ऑन पर्सन, बट कैसा पर्सन, जिसके पास क्या होती है, इनकम होती है. तो अगर मान लो कि आपके पास कोई इनकम होती है तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. ऑब्वियस सी बात है कि एक लेवल से ज्यादा इनकम होगी तो ही आपको टैक्स पे करना है. अगर नॉमिनल इनकम होगा लाइक 5,000 10,000 रुपीज का कोई इनकम होगा तो आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना होता है. अगर एक लेवल से ज्यादा इनकम होगा तो ही आपको क्या करना है, टैक्स पे करना पड़ेगा. नाउ उसके बाद वापस आएंगे डायरेक्ट टैक्स में. अभी बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की. सो इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता तो मतलब बेयर तो पर्सन को ही करना होता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है, या तो गुड्स या सर्विसेज पे लगता है. बट गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई के ऊपर लगता है. सर ने आपको शायद बताया होगा जीएसटी के अंदर कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको किसके ऊपर पे करना पड़ता है, जब आप गुड्स और सर्विसेज का क्या करते हो, सप्लाई करते हो. मतलब जीएसटी जो है वो गुड्स और सर्विसेज पे तो है, बट उसका सप्लाई होना बहुत जरूरी है, तब जाके जीएसटी लगेगा. और अगर हम बात करें कस्टम्स की, तो कस्टम्स किसके ऊपर लगता है, तो कस्टम अगर आप क्या करते हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ व्हाट, गुड्स. अगर आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया गुड्स का तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, कस्टम पे करना पड़ेगा. तो अभी ध्यान से सुनिएगा, आपका जो सिलेबस है चाहे वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, तो ग्रुप 1 के अंदर जो इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स किससे कलेक्ट किया जाता है, किस व्यक्ति से कलेक्ट किया जाता है, जिस व्यक्ति के पास क्या होता है, इनकम. लेकिन जीएसटी किससे कलेक्ट किया जाता है, मतलब जीएसटी किसको पे करना पड़ता है, तो जो पर्सन गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई करता है. और अगर हम कस्टम्स की बात करें तो कस्टम्स किसको पे करना पड़ेगा, जिसने गुड्स क्या किया होगा, इंपोर्ट किया होगा या गुड्स एक्सपोर्ट किया होगा. वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने काफी सारे एग्जिम्पशंस दे के रखे हैं. गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं चार्ज करती है मेजोरिटी केसेस में. ओके, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ओके, सो ये एक जनरल डिफरेंस है कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो किसके ऊपर लगेगा, इनकम के ऊपर. तो आपको डेफिनेशन ऑफ इनकम पढ़नी पड़ेगी, पर वो ग्रुप 1 में आएगा कि इनकम का क्या क्या मायने होता है, इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है. लाइक आप सीए में बन गए तो आप जॉब करोगे तो आपको सैलरी इनकम होगा. अगर आप बिजनेस करते हो, मतलब आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपको क्या होगा, बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम होगा. अगर आप कोई एसेट बेचते हो तो आपको कैपिटल गेन होगा. दैट विल कम इन ग्रुप 1. लेकिन अगर हम बात करें पेपर नंबर 11 की, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बात है, तो उसके अंदर आपके सिलेबस में 2 एक्ट है, एक है जीएसटी और दूसरा कौन सा है, कस्टम्स. जैसा मैंने आपको बताया कि जीएसटी 80 मार्क्स का आता है और कस्टम्स 20 मार्क्स का रहेगा. सो अभी हम बात करते हैं कि ये दोनों जो एक्ट है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ये कि जीएसटी किसके ऊपर लगता है, तो सप्लाई के ऊपर, सप्लाई ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विसेज. कस्टम्स किसके ऊपर लगता है, तो ध्यान से पढ़ना दोस्तों, कस्टम्स किस पे लगता है, अगर आप गुड्स को क्या करते हो, इंपोर्ट, या फिर आप गुड्स को क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो. ठीक है, तो यहाँ पे जो इवेंट है वो क्या है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इवेंट है. ठीक है, लेकिन वो इवेंट के पीछे है क्या, तो उस इवेंट के पीछे क्या है, गुड्स. तो गुड्स का इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन होगा तो क्या लगेगा, कस्टम्स लगेगा. ठीक है, सो एक प्राइमरी डिफरेंस था. नाउ ये फर्स्ट डिफरेंस आया. सेकंड डिफरेंस ये है कि ये जो टैक्सेस है उनका एक नेचर होता है.
नेचर किस तरह से, अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स जो होगा वो होगा प्रोग्रेसिव नेचर का। ध्यान से सुनना दोस्तों, प्रोग्रेसिव नेचर मतलब क्या, जितना ज्यादा पैसा आप कमाओगे, जितनी आपकी हाई इनकम होगी, उतना आपको हाई टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जितना आपके पास ज्यादा पैसा, उतना आपको ज्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। जब वो आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो आप देखना उसके अंदर कि जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी, उतना आपका टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप ज्यादा पैसे वाले हो तो आपको ज्यादा टैक्स क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है कि जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है ना, उनसे ज्यादा टैक्स लो। ठीक है, ये ऐसा इनकम टैक्स में पॉलिसी है, तो वो प्रोग्रेसिव नेचर का है। तो आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका इनकम टैक्स भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के पास सिर्फ 2-5 लाख रुपए का उनका इनकम है, तो इनकम टैक्स उतना नहीं पे करना होता जितना 10 करोड़ रुपए इनकम वाले को पे करना पड़ता है। ठीक है, सो उनका एक सिंपल पॉलिसी है कि जो ज्यादा पैसा कमाएगा, तो मैं मतलब ये भी एक सिंपल सी बात है कि जिसने ज्यादा पैसा कमाया होगा, उसके पास पैसा भी ज्यादा होगा। तो अगर उसके पास पैसा ज्यादा होगा, तो वो टैक्स भी क्या करेगा, ज्यादा पे करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कौन से नेचर का है, तो वो है रिग्रेसिव नेचर का। रिग्रेसिव नेचर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में ये नहीं देखा जाता कि जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट मतलब जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है या गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, उसकी जो कैपेसिटी क्या है टैक्स पे करने की, वो नहीं देखा जाता। जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, लाइक जीएसटी की मैं बात करूं, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो क्या ये देख के रेस्टोरेंट में जीएसटी चार्ज किया जाता है कि किस पर्सन की कितनी कैपेसिटी है टू बेयर द टैक्स, कि जीएसटी का रेट या कस्टम का रेट तो फिक्स ही होगा। क्या लगता है दोस्तों आपको, आपको क्या लगता है कि रेट फिक्स होता है कि फिर रेट फ्लक्चुएट होता है? फिक्स होता है ना। क्या उसमें ऐसा देखा जाता है कि ये व्यक्ति के पास से हम 18% लेंगे, ये व्यक्ति खिलाएंगे? ठीक है, तो इनडायरेक्ट ये नहीं देखा जाता है कि जो पर्सन है उसकी कैपेसिटी क्या है टू बेयर द टैक्स। ओके, सो इन दैट केस वो लोग क्या करते हैं, एक रेट फिक्स होता है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता, इनकम टैक्स में उल्टा होता है। इनकम टैक्स में ऐसा बोला जाता है कि जितना ज्यादा पैसा कमाओगे, उतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दैट इज अ की डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, direct tax is a progressive nature, rather indirect tax is a regressive nature. Indirect tax में ये नहीं देखा जाता है कि पर्सन की क्या कैपेसिटी है टू बेयर द टैक्स। हाउएवर इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि ये अमीर लोग हैं, इनसे हम टैक्स लेंगे तो ही हम गरीबों के लिए पैसा खर्च पर कर पाएंगे, तब जाके क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सिर्फ ये बात नहीं होती, और भी काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन हम इंट्रोडक्शन में है तो काफी बेसिक डिस्कशन ही हम करेंगे। ठीक है, नाउ अभी दोस्तों ये जो टैक्सेस होते हैं वो गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी गवर्नमेंट अगर हम इंडिया में बात करें तो एक होती है सेंट्रल और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी जो सीएमए का एग्जाम होता है वो पूरे इंडिया में एक ही एग्जाम होता है। ठीक है, सो हम जो टैक्सेशन लॉ पढ़ते हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही होते हैं। तभी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ये जो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, उनके पीछे एक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स की मैं बात करूं तो उनके लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको आप शॉर्ट में बुला सकते हो सीबीडीटी, ये इनकम टैक्स के लिए। और थर्ड, यहाँ पे अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड आप उसको नाम दे सकते हो कस्टम्स। ठीक है, सो दोनों डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। एक का काम है डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करना और उसको ऑर्गेनाइज करना, और दूसरे का काम क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, मतलब उसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, सो ये एक की डिफरेंस था बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अभी दोस्तों हम जाने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के अंदर। उसमें जाने से पहले अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो।
अगर आपको कुछ पूछना है कि सर डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, कितने टाइप के होते हैं, या फिर ऐसा कुछ आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी कोई भी टैक्स होता है ना, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड होता है। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड? सबसे पहले देखो, टैक्स जो होता है वो एक स्टैट्यूटरी पेमेंट होता है, तो उसको कलेक्ट करने के लिए भी एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होनी जरूरी है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? तो वो होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको भी पता है कि इंडिया का सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। इवन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ही है। उनके जो एक्ट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही उनको काम करना होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट। तो इंडिया के अंदर जो भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उसका जो रूट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आपको मिलेगा। ठीक है, चाहे आप इनकम टैक्स की बात करो, चाहे आप कस्टम्स की बात करो, चाहे आप जीएसटी की बात करो, चाहे आप कोई भी टैक्स है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो वो कलेक्ट करेंगे उससे पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। ओके, सो ये आपको याद रखना है। सो अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ टैक्स तो होता नहीं है। तो अगर हम टैक्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको टैक्स कहाँ मिलेगा? तो ऐसे ही जनरल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो वो आपको मिलेगा आर्टिकल 246। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कौन सा? आर्टिकल 246, जिसमें आपको मिलेगा टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस इन इंडिया। अभी ये आर्टिकल 246 में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लोग लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 246 में मिलेगा। आर्टिकल 246 के अंदर दोस्तों एक शेड्यूल है, ये आपको शायद एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो ये अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो आर्टिकल 246 के अंदर आपको शेड्यूल मिलेगा, शेड्यूल 7, जिसके अंदर आपको 3 लिस्ट मिलेगी। पहली लिस्ट होगी यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट होगी स्टेट लिस्ट, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, एंड थर्ड होगा दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, देन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट की, तो यूनियन नाम ही आपके लिए सफिशिएंट है। यूनियन मतलब सेंट्रल। तो यहां पे जो ये जो लिस्ट बनाई होगी उसके ऊपर टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट पे मैं बाद में आता हूँ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि देखो, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें ऐसा होता है कि लोकसभा के इलेक्शंस अलग होते हैं, राज्यसभा के, सॉरी, विधानसभा के इलेक्शंस अलग होते हैं। मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शंस अलग से होते हैं, असेंबली के इलेक्शंस अलग से होते हैं। ठीक है, सो अभी होगा क्या, गवर्नमेंट ने सोचा कि स्टेट का अपना अपना क्या होता है, अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, स्टेट को भी देखना होता है, उनको भी अपने डेवलपमेंट्स करने होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सोचा कि अगर स्टेट को सेंट्रल से जाके पैसा मांगना पड़ेगा तो हो सकता है सेंट्रल पैसा ना भी दे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे जो, उन्होंने ऐसा सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम एक लिस्ट बना देते हैं, और वो लिस्ट में ऐसा लिख देते हैं कि ये वाली लिस्ट के अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी और ये वाली लिस्ट के अंदर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी। मतलब उन्होंने बोला लिस्ट वन मतलब कौन सा? यूनियन लिस्ट। उसके अंदर कौन टैक्स लेगा? उसके अंदर कौन टैक्स लेगा दोस्तों? तो लिस्ट 1 कौन टैक्स लेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वो दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे के लिस्ट के अंदर से टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, उनकी जो रिस्पेक्टिव, ये रहा यूनियन लिस्ट और ये रहा स्टेट लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली बोल दिया कि आपको ये लिस्ट के अंदर जो टैक्स लिखा है ना, वहां पे भी आप टैक्स लेना, दूसरे की लिस्ट में जाके आप टैक्स मत लेना। ठीक है, अभी बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी कोई टेरिटरी जो इंडिया का पार्ट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कोई टेरिटरी जो इंडिया, सॉरी, स्टेट का पार्ट नहीं है, इंडिया नहीं, सॉरी, ऐसी कोई टेरिटरी जो स्टेट का पार्ट नहीं है। तो ऐसी कौन सी टेरिटरी होती है दोस्तों जिसमें स्टेट का पार्ट नहीं होगा? तो आपने नाम सुना होगा यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज हैं
तो वहां पे जो टैक्सेस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही कलेक्ट होते हैं, बट बाद में वो लोग यूनियन टेरिटरी को पास ऑन कर देते हैं। ओके, सो कॉन्करेंट लिस्ट मतलब यहाँ पे हम इसको नाम दे दिया उन्होंने लिस्ट नंबर 3। ओके, ये दोनों लिस्ट आपके किसी काम की नहीं है, क्यों? क्योंकि हम जो एग्जाम दे रहे हैं उसका पूरे इंडिया में एक ही एग्जाम होता है। तो आपको कौन सा लिस्ट याद रखना है? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन सी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जो कस्टम होगा या इनकम टैक्स होगा वो कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो यूनियन लिस्ट है ना, अभी ध्यान से समझना, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी लिस्ट होती है ना, उसके अंदर दोस्तों एंट्री होती है। देखिएगा, अभी सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आया? शेड्यूल आया। शेड्यूल के बाद क्या आया? एंट्री आया। ठीक है, अभी एंट्री नंबर 83, ध्यान से सुनना, एंट्री नंबर 83, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको कस्टम लॉ मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ कस्टम लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सो आपको किस तरह से रेफरेंस उनको देना है? तो आपको उनको ऐसा बताना है दैट द एंट्री नंबर 83 ऑफ विच लिस्ट, आप बताओ दोस्तों, एंट्री नंबर 83 कौन से लिस्ट में है? स्टेट की लिस्ट में है कि यूनियन की लिस्ट में? लिस्ट 1 मतलब यूनियन के अंदर है। शेड्यूल नंबर कौन सा है? शेड्यूल नंबर कौन सा है? 7। ठीक है, आर्टिकल नंबर कौन सा है? 246। तो आपको ये याद रखना है द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ कस्टम्स, वो आपको मिलेगा एंट्री नंबर 83 के अंदर। ओके, 83, देन शेड्यूल नंबर कौन सा है? 7, और लिस्ट नंबर कौन सी है? आपको ये याद रखना है, लिस्ट नंबर 1 जो यूनियन लिस्ट है। तो दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया कि यूनियन लिस्ट के अंदर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही क्या कर सकती है? टैक्स चार्ज कर सकती है, और कोई टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, सो जो कस्टम्स है वो कस्टम्स कौन कलेक्ट करता है? मतलब कस्टम ड्यूटी अगर हम बात करें तो वो कौन कलेक्ट करता होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करता है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट कर सकता। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पावर नहीं है। पावर किसने दिए? तो पावर दिए किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिए, इसलिए हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड को देखा। ठीक है, सो ये आप ध्यान रखना दोस्तों। सो पहले तो हमने डिफरेंस समझा, डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, उसके नेचर को हमने समझा कि किस तरह के उसका नेचर है। बाद में हमने डिस्कस किया कि उसको कंसर्न कौन सा डिपार्टमेंट उसको हैंडल करता है। ठीक है, देन हमने डिस्कस किया कि उसका मतलब कोई भी टैक्सेशन होता है ना, उसमें एक पॉइंट ऑफ टैक्स होता है। पॉइंट ऑफ टैक्स मतलब कौन से पॉइंट पे टैक्स लगेगा। ठीक है, मतलब अगर इनकम टैक्स की मैं बात करूं तो इनकम टैक्स के अंदर इनकम होना बहुत जरूरी है। हावेवर टैक्स हम किससे कलेक्ट करते हैं? पर्सन से कलेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक इवेंट है। इवेंट क्या है कि गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होना चाहिए, या फिर दोनों का होना चाहिए। कस्टम्स के अंदर क्या इवेंट थी? कस्टम्स के अंदर एक पॉइंट ऑफ इवेंट ये था कि गुड्स का इंपोर्टेशन या एक्सपोर्टेशन होना जरूरी है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड। कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड के अंदर आर्टिकल 246 जीएसटी के लिए है, वो आपको बताएंगे। आर्टिकल 246 इज फॉर द कॉमन लॉ, जो पावर दिए गए हैं गवर्नमेंट को लॉ बनाने के। ठीक है, उसके अंदर वो पावर उन्होंने शेड्यूल 7 में दिए। शेड्यूल 7 में भी 3 लिस्ट उन्होंने बना दी। लिस्ट 1 में पावर दे दिए यूनियन गवर्नमेंट को, लिस्ट 2 में पावर दिए स्टेट को, लिस्ट 3 कॉन्करेंट बना दिया, मतलब जो ऐसा कोई टेरिटरी जो स्टेट का पार्ट नहीं है, लाइक यूनियन टेरिटरी जो हम बोलते हैं यूटी, लाइक चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी। अगर गुजरात के नियर की बात करो तो दमन एंड दीव। तो वहां पे जो लॉ होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, उसमें भी है बहुत डिस्कशन, बट वो अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, सो अगर आपको ये लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपको ये लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, मैं ये वाला ओपन रखता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, एंड देन ये वाला।
ठीक है, हो गया, डन, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, आज के सेशन के अंदर हम सिर्फ यही समझेंगे कि कस्टम एक्ट तो हमने देख लिया कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड कहाँ से है। फिर आज हम डिस्कस करेंगे कि कस्टम जो है वो कहाँ से आया है, मतलब उसका जो इंसेप्शन हुआ होगा, बर्थ हुआ होगा, वो कैसे हुआ होगा, ठीक है। सो कस्टम ड्यूटी को भूल जाओ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कस्टम। तो ये नाम तो आपने सुना ही होगा, कस्टम मतलब क्या होता है, रीति रिवाज। ऐसा आपने सुना होगा ना कहीं, कस्टम मतलब इंडिया, मतलब ये हमारे कस्टम्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। सो जिसको हम नाम देते हैं कस्टम्स। सो कस्टम ड्यूटी क्यों नाम पड़ा होगा सर? सो कस्टम वर्ड जो इम्प्लीमेंट हुआ, अगर स्पेसिफिकली मैं ड्यूटी की बात करूँ तो जब मतलब ये डेमोक्रेसी नहीं होती थी, मतलब जब हम बात करते राजा महाराजाओं के टाइम पे, जब किंगडम हुआ करते थे, ठीक है। सो क्या होता था कि लाइक अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, ओके, उस जमाने का मान लो 400-500 साल पहले जब वो किंगडम हुआ करते थे, ठीक है। सो वो अलग अलग टुकड़ों में होता था, मतलब पार्ट्स में होता था, वो कोई यूनाइटेड स्ट्रक्चर नहीं होता था। तो मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, एंड आई एम फ्रॉम गुजरात। तो अगर मैं गुजरात से ट्रैवल कर रहा हूँ किसी और किंगडम के अंदर, उस टाइम पे तो मेरे ख्याल से नाम गुजरात पड़ा होगा नहीं पड़ा होगा मुझे नहीं पता, हिस्ट्री मुझे इतनी नहीं पता है। बट मान लो कि मैं गुजरात से किसी और स्टेट में जा रहा हूँ, मतलब एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जा रहा हूँ जहाँ पे बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। तो अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ गुजरात से मान लो दिल्ली, ठीक है। तो अभी क्या होगा, वो दिल्ली का जो राजा होगा ना, वो मेरे पे क्या लगाएगा, टैक्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि मैं मेरे गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन में लेके जा रहा हूँ, तो वहां का जो राजा होगा उसको मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक कल्चर डेवलप हो गया था उस जमाने में कि अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो, तो जो रिसीविंग स्टेट होता है ना, रिसीविंग स्टेट मतलब जहां वो गुड्स आप जाके बेचने वाले हो, या तो जो गुड्स का डेस्टिनेशन है, तो जो रिसीविंग स्टेट होगा ना, मतलब रिसीविंग किंगडम होगा ना, वहां का राजा क्या करेगा, वहां का राजा आपके गुड्स के ऊपर टैक्स लगाएगा, ठीक है। उसके काफी सारे रीजंस हैं, लॉजिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो सर क्यों टैक्स लगाएगा? टैक्स इसलिए लगाएगा क्योंकि मान लो अगर आप सस्ते दाम में जाके बेचने लगे वहां, तो वहां के जो बिजनेसमैन होंगे, मतलब मान लो मैं दिल्ली में जाके बेच रहा हूँ, ठीक है, तो दिल्ली के जो बिजनेसमैन होंगे, अगर उनकी प्राइस क्या हुई, मुझसे ज्यादा हुई और मेरी प्राइस कम हुई, तो फिर उस केस में मेरे प्राइस का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। ये भी एक रीजन हो सकता है। अभी हुआ क्या कि कस्टम एक ऐसे बोलते हैं ना कि एक रिवाज डेवलप हो गया कि कस्टम ड्यूटी तो लगेगा अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो। बट दोस्तों वो होता था क्या कि वो काफी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता था। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब क्या कि काफी कुछ भी ऐसे फिक्स नहीं होता था, वो राजा के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। उसको बोले जितना टैक्स आया, उसके मन में जो आया वो बोलेगा, बोले बोले कितना टैक्स, तो 20%, बाद में शाम को बोले 50%। मतलब वो क्या करता था, वो जो कुछ भी बोले, 50% टैक्स लेंगे, 20% लेंगे, 100% टैक्स लेंगे, मतलब उनका कोई फिक्स नहीं होता था, ठीक है। पॉलिसी होती थी उनकी, बट इतना इनफॉर्मल होता था कि जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होती थी। फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भी ये चीज को आगे बढ़ाया, और बाद में इंडिपेंडेंस के बाद जब पता चला कि कस्टम्स के अंदर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होना जरूरी है, ठीक है, इस तरह से हम टैक्सेस नहीं ले सकते, काफी अनइवन टैक्सेस होते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कस्टम्स का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होना जरूरी है, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में डाला, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कस्टम है ना, वो एक ओरिजिन बेस्ड टैक्स है। ध्यान से सुनिएगा, ओरिजिन बेस्ड टैक्स मतलब अगर गुड्स एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन में जाता है, तो जो रिसीविंग ओरिजिन होगा वो क्या करेगा, टैक्स लगाएगा, सिंपल। तो अभी तो कंट्री है ना, पहले तो किंगडम हुआ करते थे, पहले तो राज्य हुआ करते थे, अभी किंगडम है, तो सॉरी अभी कंट्री है, पहले किंगडम होते थे, तो अभी कंट्री है, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर क्या आएगा, गुड्स आएगा, तो जो रिसीविंग कंट्री होगा वो इसलिए हम
बोलते हैं कस्टम। कस्टम मतलब क्या होता है? कस्टम मतलब रीति रिवाज। किसी को कोई डाउट है दोस्तों इसमें, जो मैंने ये स्टोरी आपको बताई? ठीक है। नाउ सो अगर हम बात करें कस्टम लॉ की, तो कस्टम एक्ट कब आया? ठीक है, तो वो आया 1962 के अंदर। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने पार्ट बनाया एंट्री नंबर 83 के अंदर। ठीक है, सो कुछ स्टूडेंट के पास शायद बुक ना भी हो, कुछ स्टूडेंट्स के पास होगी। ठीक है, सो हम बुक में से ही कस्टम लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, सो बुक के अंदर, जस्ट अ मिनट, पेज नंबर 439 है, अगर आपके पास बुक है तो। सेक्शन बी जो आपका 20 मार्क्स का है, तो इसमें लिखा हुआ है कस्टम लॉ, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो आज के सेशन में हमें कुछ बेसिक पार्ट डिस्कस करना है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेक्निकल पार्ट आल्सो। सो जस्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये 405 ईयर्स बैक जब स्टेट्स हुआ करते थे, किंगडम्स हुआ करते थे, तो उस जमाने में जो राजा टैक्स लेते थे, ठीक है, उसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से। सो यहाँ पे लिखा है कौटिल्य अर्थशास्त्र ऑल्सो रेफर द शुक्ला कंसिस्टिंग ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी दैट वाज कलेक्टेड एट द सिटी गेट्स ऑन गुड्स कमिंग इन एंड गोइंग आउट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सिटी गेट्स मतलब अभी आप समझ गए होंगे, किसी मूवी में आपने देखा होगा, ऐसे होता है ना कि आप जाते हो तो वो बड़ा सा गेट होता है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं होता है, अभी कंट्री है तो अभी पोर्ट्स होते हैं या एयरपोर्ट होते हैं। ठीक है ना, तो वो वन काइंड ऑफ सिटी गेट्स ही हो गए। Subsequently, the levy of custom duty was organized. दोस्तों अगर आपके पास बुक है तो आप अंडरलाइन करिएगा, ऑर्गेनाइज वर्ड को अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज मतलब अभी वो जमाने में ऑर्गेनाइज नहीं था इतना, ऐसे था उस टाइम के लिए जितना था उतना वो ऑर्गेनाइज ही था। बट अभी इतना ग्लोबलाइजेशन हो गया है कि बहुत इजीली आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल कर सकते हो। पहले तो एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जाने में भी प्रॉब्लम होती थी, कंट्री तो छोड़ो, पर अभी आप इजीली इतना आप ट्रैवल कर सकते हो, ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ गया है, तो उसको एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में लाना जरूरी था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है organized through the legislation during the British period. ठीक है, सो लेजिस्लेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, उस जमाने में ब्रिटिशर्स ने भी ये कस्टम लॉ बनाया उनके इंटरेस्ट के लिए। बाद में इंडिया ने भी अपने हिसाब से क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी एंट्री बनाई। आप देखे बिना बताओ एंट्री नंबर कौन सा है दोस्तों? एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपको, एंट्री नंबर कौन सा है? एंट्री नंबर कौन सा? 83। ठीक है ना, ओके, ये याद रखना। सो यहाँ पे लिखा है एंट्री नंबर 83 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ विच शेड्यूल, 7th शेड्यूल of the Constitution of India is empowered to levy the customs duty by central government of India. ठीक है, सो एंट्री नंबर 83 को आपको याद रखना है। वॉइस डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है ना दोस्तों? इज देयर एनी वॉइस डिस्टर्बेंस? ठीक है, एंट्री नंबर 83 ऑफ द यूनियन लिस्ट, ये आप याद रखना। ओके, द कस्टम वर्ड इज नॉट न्यू फॉर अस, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये अगर मान लो आपने हम बात करते हैं ना, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट मतलब जब छोटे थे तो कस्टम्स वर्ड आपके लिए बहुत नेचुरल था। ठीक है, कस्टम्स मतलब रीति रिवाज। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि कस्टम वर्ड आपके लिए कोई नया नहीं है, ये आपने कहीं ना कहीं सुना हुआ है। ठीक है, it was a customary for a trader who brings the goods to the particular kingdom to offer a gifts to the king for following मतलब
आपको वो किंग को गिफ्ट देना पड़ेगा। क्या गिफ्ट देना पड़ेगा? तो गिफ्ट मतलब ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर उनको 10%, 20% जो भी है वो आपको क्या करना पड़ेगा? ड्यूटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। 10%, 20% जो उसकी वहां के जो रूल्स होंगे उसके मुताबिक। allowing him to sell his goods in that kingdom. The gift given by the dealer to the king was nothing but the customary practice in those days. मतलब जो पैसा आप देते थे वो nothing but the custom duty ही था। In the and in the form of the custom duty. नया ड्यूटी नहीं है वो, जो एक पुराना बिहेवियर था, पुराना जो हमारा कस्टम था, वही क्या हो रहा है? कैरी ऑन हो रहा है। From the importer who imports the goods from a country outside India, and from the exporter who export the goods to a country outside India, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्ट करोगे तो भी पे करना है, एक्सपोर्ट करोगे तो भी पे करना है। हावेवर अभी से ही मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉलिसी के अंदर टैक्सेस को, मतलब बिल्कुल जीरो तो नहीं बोल सकता, बट काफी सारे एग्जिम्पशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं, चाहे बाद में वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कस्टम्स हो, या फिर जीएसटी हो, ठीक है। वो लोग टैक्स के अंदर एग्जिम्पशन दे देते हैं। बोले अगर आप एक्सपोर्ट करोगे ना दोस्तों, एक्सपोर्ट करोगे ना, कोई एक्सपोर्टर होता है ना, तो उनको उसको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स के अंदर रिलीफ देती है या एग्जिम्पशंस देती है, जिससे होगा क्या? एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो। तो सर एक्सपोर्ट ज्यादा हो उससे क्या एडवांटेज होगा? दोस्तों एक्सपोर्ट ज्यादा होगा ना तो फॉरेन करेंसी इंडिया में ज्यादा आएगी। तो अगर फॉरेन करेंसी इंडिया में ज्यादा आएगी तो कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के सामने तभी ऐसे स्टैंड कर पाएगी जब उनके पास फॉरेन करेंसी ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है। सो वो बाद में भी आएगा, ठीक है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। द कस्टम एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द ईयर 1962 एज पर द लिस्ट 1। अभी आपको समझ में आ गया ना, लिस्ट 1 मतलब यूनियन लिस्ट, ठीक है। ऑफ द यूनियन लिस्ट पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ। तो सर ये समझ नहीं आया, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि गवर्नमेंट लॉ बनाता है, तो यहाँ पे तो पार्लियामेंट लिखा हुआ है। तो थोड़ा मैं सब्जेक्ट से बाहर, अगर हम बात करें, जैसे हमारा, जैसे मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में काफी सारे ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो उस ऑर्गन की वजह से क्या कर पाते हैं? फंक्शन कर पाते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन के भी 3 ऑर्गन है, मेनली 3 है, ठीक है। सो पहला है लेजिस्लेचर। ध्यान से सुनिएगा, ये सिलेबस में नहीं है बट आपको ये समझना जरूरी है बीइंग एज अ गुड प्रोफेशनल। तो लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा मैं बाद में बताता हूं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं, ये ऑथोरिटी। लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव कर देता हूं यहाँ पे, लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी। दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी, ठीक है। लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी में भी मैं 2 हिस्से कर देता हूं। एक होता है पार्लियामेंट और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है असेंबली। पार्लियामेंट मतलब क्या? तो पार्लियामेंट मतलब जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, असेंबली मतलब जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, मतलब स्टेट वाइज जो इलेक्शंस होते हैं उसको हम असेंबली बुलाएंगे, और जो कंट्री वाइज मतलब पूरे इंडिया में जो इलेक्शंस होंगे उसको हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन बोलेंगे। तो पार्लियामेंट का बॉस कौन होता है? तो पार्लियामेंट का बॉस कौन होता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। और असेंबली का बॉस कौन होता है? तो गवर्नर होता है, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट तो कभी आते नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि उनका भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, डिग्निटी होती है, ठीक है। वो नॉर्मल पब्लिक के सामने इजीली नहीं आ सकते, तो उनके बिहाफ पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, जो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। ये मैं जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, जिससे आपका वो जो लाइन लिखी है ना उसकी क्लैरिटी और ज्यादा आएगी। अभी दूसरी बात करते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब
दो चीजें, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉस कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड स्टेट गवर्नमेंट का बॉस कौन होता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, सो नाउ अभी ध्यान से समझना, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का रोल क्या रहता है। तो स्टेट को हम नहीं करते, स्टेट को साइड में रख देते हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की लॉ हम नहीं पढ़ते, तो हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो लॉ बनाने का जो पावर होता है ना, वो किसके पास होता है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। मतलब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लॉ को ड्राफ्ट कौन करेगा? लॉ को कौन ड्राफ्ट करेगा? तो लॉ को ड्राफ्ट कौन करेगा? तो गवर्नमेंट ड्राफ्ट करेगी। ठीक है, लेकिन वो जो लॉ ड्राफ्ट किया है, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं बिल। ठीक है, आपने सुना होगा कि ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया, ये बिल सरकार ने पार्लियामेंट में पेश किया। लाइक एग्रीकल्चर का चल रहा है, अभी थोड़े दिन टाइम पहले, लॉकडाउन से पहले सीएए का चल रहा था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल था। ठीक है, बाद में वो एक्ट बना। जैसे ही फाइनेंस बिल भी आता है, एवरी ईयर आता है, आप देखिएगा फेब में आता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बिल को क्या करेगी? ड्राफ्ट। लेकिन वो बिल को अप्रूव कौन करेगी? तो बिल को अप्रूव कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं। तो बिल को कौन अप्रूव करेगा? पार्लियामेंट। ठीक है, तो लॉ को अप्रूव करने का काम किसका होता है? लॉ को अप्रूव करने का काम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का होता है, लेकिन लॉ को बनाने का काम किसका होता है? लॉ का जो ड्राफ्टिंग होता है वो काम किसका होता है? तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का काम होता है। ठीक है, तो लॉ बनाएगा कौन? बताओ दोस्तों, लॉ बनाएगा कौन? लॉ बनाने का काम किसका है? लॉ ड्राफ्ट कौन करेगा? लॉ को ड्राफ्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट। लेकिन वो लॉ एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल नहीं है, वो काम किसका होगा? वो काम किसका होगा? पार्लियामेंट का होगा। ठीक है, क्लियर? तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का काम क्या है कि वो लॉ इंडिया में रहेगा या नहीं रहेगा। पर मान लो कि अगर आपको ऐसा है कि मुझे इन दोनों अथॉरिटी से प्रॉब्लम है, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है? तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप कहाँ जा सकते हो? कहाँ जा सकते हो? जुडिशियरी। जुडिशियरी मतलब क्या? जो तीसरा ऑर्गन होता है। ठीक है, मतलब आप कोर्ट में जा सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के रोल के ऊपर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन के ये तीन पार्ट होते हैं, पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशियरी, जिसके अंदर अलग अलग अथॉरिटी अपने अपने हिसाब से फंक्शन करती है। हावेवर मेक श्योर कि तीनों अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी दायरा है उसको ध्यान में रखते हुए फंक्शन करें। ठीक है, ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। हो गया दोस्तों? ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। सो जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये आ गया पेज नंबर 439 पे था। सो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है टू मेक लॉ। ठीक है, बट पार्लियामेंट तो थोड़ी ना सोचता है, सोचेगा कौन? गवर्नमेंट सोचेगा और गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। ठीक है, द कस्टम एक्ट रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोटेक्टिंग द इंडिजिनियस इंडस्ट्री। इंडिजिनियस मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, आपको लिखना है इंडिजिनियस मतलब डोमेस्टिक। ठीक है, सो आप मार्क कर लेना वर्ड को, इंडिजीनियस इंडस्ट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड सो ऑन। मतलब थोड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, बाद में ये आएगा। मान लो चाइना से गुड्स आया इंडिया में, तो आपको भी पता है कि हमारा जो मेंटालिटी है कि चाइना से जो भी गुड्स आता है, ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, रादर एक बड़ा ये होता है कि चीप क्वालिटी का भी होता है। ठीक है, साथ में उसका रेट भी चीप होता है, तो ऑब्वियस है क्वालिटी चीप होगी तो रेट भी कम होगा। तो मान लो मिस्टर
मिस्टर की जगह मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे एक्स लिमिटेड, जो कहाँ से है, इंडिया से है, और वाई इनकॉर्पोरेशन है जो कहाँ से है, तो वो चाइना से है। अभी एक्स लिमिटेड जो गुड्स बेच रहे हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो लाइक स्मार्टफोन, ठीक है, तो एक्स लिमिटेड जो स्मार्टफोन का प्रोडक्शन करता है और उसको मार्केट में बेचता है, तो उसका 10,000 रुपये प्राइस है, ठीक है। चाइना वाले ने इसको टारगेट किया एक्स लिमिटेड को, कि अगर हम सेम स्मार्टफोन बनाए, सेम कैरेक्टर का, सेम उसके अंदर फीचर्स को ऐड करें और सब कुछ सेम टू सेम रखे, ठीक है, थोड़ा डिजाइनिंग वगैरह अलग करना पड़ेगा, और अगर उसको हम बना के इंडिया में बेचते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ 6,000 रुपये में बिकेगा, ठीक है। मतलब 6,000 रुपीज में वो डोमेस्टिक मार्केट मतलब जो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट होगा वहां 6,000 में मिलेगा। तो अभी आप बताओ, आप किससे जाके गुड्स परचेस करोगे? मतलब आप तो ये चाइना वाला मोबाइल परचेस करोगे ना, लेकिन इंडिया का जो मोबाइल था वो कितने में मिल रहा है? 10,000 रुपये में मिल रहा है। तो ये जो पूरी डिमांड होगी वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी? तो वो शिफ्ट हो जाएगी 6,000 रुपीज का जो फोन है उसके ऊपर। तो इससे होगा क्या, ये जो एक्स लिमिटेड जो कहाँ का है, इंडिया का, तो ये जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको वो क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, जिसको उन्होंने नाम दे दिया इंडिजीनियस इंडस्ट्री। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ेगी। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे तो होगा क्या कि ये जो प्राइस है वो नियर टू 10,000 रुपीज तक हमें पहुंचानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि दोनों को एक सेम मार्केट मिल रहे, ठीक है, दोनों को क्या मिला रहे, सेम मार्केट मिल जाए, इसकी वजह से। मेरा कैमरा चल रहा है, मतलब कि ऑफ हो गया है, फ्रीज हो गया इस कैमरा? ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा। यहाँ पे आप ये पैराग्राफ पढ़िएगा, ये वाला, द कस्टम एक्ट वाज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द ईयर 1962, ठीक है। ये इंडिजिनियस इंडस्ट्री का मैंने आपको मतलब समझा दिया, ठीक है। तो ये वाला पैराग्राफ पढ़िए, मैं 1 मिनट में इसको कैमरा ऑन करता हूँ। ना फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया होगा। तो इसमें जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री का हमने बात कर लिया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ पावर टू मेक रूल्स अंडर सेक्शन 156 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962,
and also the power to issue the notification from time to time for the purpose of smooth functioning and effective administration of the custom act. ठीक है, तो जो नोटिफिकेशंस वगैरह होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करेगा टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट. ठीक है, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा चाइना की तरफ से जब थोड़ा डिस्टर्बेंस था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए और कुछ गुड्स को उन्होंने क्या कर दिया, बैन भी किया, कुछ गुड्स के ऊपर ड्यूटीज के रेट भी बढ़ाए होंगे. ठीक है, एज पर सेक्शन 157 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, जिसका नाम अभी चेंज हो गया है, कॉल्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. ठीक है, सो अगर आपको वहां पे चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्साइज अभी है नहीं, उसकी जगह जीएसटी है. ठीक है, नाउ रीनेम्ड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, कर दिया उन्होंने चेंज. हैज बीन एम्पावर्ड टू मेक द रेगुलेशंस एंड कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स हैज द पावर टू इशू द पब्लिक नोटिसेस व्हिच आर आल्सो कॉल्ड ट्रेड नोटिसेस. ठीक है, मैं दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो हमने डिफरेंस डिस्कस किया जिसमें मैंने सीबीडीटी बताया और सीबीआईसी बताया, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सो उसके अंदर क्या डिपार्टमेंट के पास कोई पावर होता है लॉ बनाने का? डिपार्टमेंट के पास कोई पावर होगा लॉ बनाने का? दोस्तों मेरा वॉइस आ रहा है आप सब लोगों को? ठीक है, मैं ऐसा पूछ रहा था कि डिपार्टमेंट के पास कोई पावर होता है लॉ बनाने का? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया ना कि लॉ बनाने का पावर तो किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास. नाउ तो अभी आप ये याद रखना कि डिपार्टमेंट के पास कोई पावर नहीं होता है कि वो नोटिफिकेशन इश्यू करे. नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट ही इश्यू करेंगे. डिपार्टमेंट का रोल क्या है? सिर्फ सपोर्टिव रोल यूज कर, मतलब सपोर्टिव रोल प्ले करना. तो डिपार्टमेंट सपोर्टिव रोल प्ले करता है, मेन रोल तो किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है. ठीक है, तो ये याद रखना, अभी से आगे काम में आएगा. मेन रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का. डिपार्टमेंट का रोल सिर्फ सपोर्टिव रोल प्ले करने का होगा. ठीक है, सो अभी कोई भी एक्ट अगर आप देखते हो तो एक्ट के अंदर पहला जो सेक्शन होता है ना, सेक्शन नंबर 1, वो ऑलवेज इंट्रोडक्शन ही होता है. ठीक है, कॉल्ड प्रिलिमिनरी. तो सेक्शन 1 में ऐसा लिखा हुआ है कि ये कस्टम एक्ट है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, कौन से मतलब पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा, किस तरह से होगा. तो ऑब्वियसली है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो वो इंडिया में ही एप्लीकेबल होगा. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कस्टम एक्ट 1962. It extends to the whole of India with effect from the 29th March 2018. Save otherwise provided in this act. It apply also to the any offense or the contravention thereunder committed outside India by any person. तो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. ओके, इट शैल कम इनटू फोर्स on such date as the central government may by notification the official gazette appoint. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगेन क्या लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडरलाइन कर लेना. नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अभी मैं एक डेफिनेशन आपको करवाता हूँ, इंडिया की डेफिनेशन. ओके, उसके बाद हम लेक्चर को फिनिश करते हैं क्योंकि उसी में टाइम चला जाएगा हमारा. नाउ डेफिनेशन ऑफ इंडिया. तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इंडिया की डेफिनेशन करके हम क्या करेंगे. ठीक है, सो डेफिनेशन ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में देके रखी है. ओके, सो जैसे हम लैंड पार्ट की बात करें तो जो लैंड एरिया होता है वो तो किसका है? तो इंडिया का ही होता है.
लेकिन कुछ वाटर्स होता है, जो समंदर है उसका भी पार्ट इंडिया के अंदर ही काउंट होता है, ठीक है। और उसको आप ध्यान रखना और समझ लेना, क्योंकि आगे वो काम में आएगा, ठीक है। सो नाउ मेरा वॉइस आपको क्लियर आ रहा है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है। वॉइस, वीडियो एंड स्क्रीन क्लियर दिख रहा है आप सब लोगों को दोस्तों? ठीक है, चलो सब लोग यस बोल रहे हैं। नाउ देखो, किसी भी पॉइंट पे अगर तीनों में से कोई भी इनपुट है, अगर वो फ्रीज हो जाता है या नहीं आता है, तो फिर मुझे तुरंत बता देना, ठीक है, चैट बॉक्स में, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। नाउ हम बात कर रहे थे दोस्तों इंडिया का डेफिनेशन जो था। तो अभी जो जमीन का पार्ट है वो तो हमारा ही होगा, जो लैंड एरिया है वो तो हमारा ही होगा। तो मैं ऐसे कोई टेबल ड्रॉ, मतलब मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। सो ये मान लो, ये हम बात करते हैं, ये साउथ इंडिया है, ठीक है, जहाँ पे पूरा ये साउथ इंडिया समंदर से घिरा हुआ है, ठीक है। अभी ये जो लैंड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा हो गया बेस लाइन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम? बेस लाइन। सो ये पूरा पार्ट तो इंडिया में ही है, ये जो लैंड एरिया है, ये पूरा पार्ट तो इंडिया ही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरा पार्ट तो इंडिया ही है, ठीक है। लेकिन जो वाटर्स होता है, ठीक है, वाटर मतलब जो समंदर वाला पार्ट है, उसमें भी एक लेवल तक इंडिया क्या होता है, उसका भी टेरिटरी होता है, एक लेवल तक मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वो लेवल कितना है? तो मैं ये बेस लाइन को दोस्तों है ना, ये मैं मार्क कर लेता हूँ इसको 0.1, ठीक है। ये बेस लाइन आपका क्या हो गया? 0.1। नाउ फ्रॉम द बेस लाइन, ये बेस लाइन जो है यहां से 12 नोटिकल माइल, ठीक है, कितना नोटिकल माइल? 12 नोटिकल माइल इंडिया होगा। मतलब क्या होगा? ये मान लो, इसको मैं मार्क कर लेता हूं 0.2। इंडिया होगा, मतलब आगे 12 नोटिकल माइल तक इंडिया की बॉर्डर कंटिन्यू रहेगी। तो बाइक चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, किलोमीटर पता है, ये नोटिकल माइल क्या होता है दोस्तों? क्या होता है, रोड का काउंट करने के लिए, मतलब उसका मेजरमेंट करने के लिए किलोमीटर्स यूज कर हो, माइल्स यूज होता है। हावेवर समंदर के अंदर जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए वो लोग नोटिकल माइल्स यूज करते हैं, ठीक है। सो आप गूगल पे जाके देख सकते हो कि 1 नोटिकल माइल इक्वल टू आपको कितना किलोमीटर्स होगा, तो इट इज नियर टू 1.7 किलोमीटर्स, ओके। सो इसलिए वो लोग नोटिकल माइल्स काउंट करते हैं, ठीक है। सो बताओ, इंडिया की टेरिटरी कहाँ खत्म होगी दोस्तों? चैट बॉक्स में रिप्लाई करेगा। इंडिया कहाँ तक होगा? 0.1 या 0.2, कहाँ तक होगा? इंडिया 0.1 पे खत्म होगा या 0.2 पे खत्म होगा? 0.2 पे खत्म होगा ना, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये कल के लिए, जो कल हमारा सेशन है ना, उसमें और डिटेल में हम करेंगे ना। ये 12 नॉटिकल माइल हो गया, इसको एक नाम दे देते हैं दोस्तों, इसको हम नाम दे देते हैं इंडियन वाटर्स। अगर इसको और थोड़ा अच्छे से नाम देना है तो आप यूज कर सकते हो इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, मतलब वो हमारा टेरिटरी है, इसलिए उसको नाम दिया जाता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आगे अभी क्या होता है कि ये जो 0.2 है, वहां से और 12 नोटिकल माइल, ध्यान से सुनिएगा, 0.2 है, वहां से और 12 नोटिकल माइल, तो यहाँ तो सब समंदर ही समंदर होगा ना, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम? तो इसको मैं नाम दे देता हूं 0.3 ना। ये जो 0.3 है ना, ये 0.2 से ले जो 0.3 का जो डिस्टेंस है, ये कितना है? तो ये 12 नोटिकल माइल है। मतलब दोस्तों इन टोटल कितना हो गया? इन टोटल 24 नोटिकल माइल हो गया फ्रॉम बेस लाइन, ठीक है। फ्रॉम विच लाइन? फ्रॉम बेस लाइन, ठीक है। तो ये 24 नोटिकल माइल है, उसमें से 12, पहले 12 नोटिकल माइल है वो इंडियन वाटर्स का पार्ट है। तो सर इसको क्या नाम देंगे? तो इसको मैं नाम दे देता हूं इंडियन कस्टम वाटर्स, ठीक है। तो
तो सर ये इंडियन कस्टम वाटर्स और इंडियन वाटर्स के बीच में डिफरेंस क्या है? तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो 0.2 से 0.3 का जो पार्ट है ना, ये इंडिया नहीं है, ये याद रख लेना, ये इंडिया नहीं है, ये सिर्फ कस्टम वाटर्स है। ठीक है, मतलब क्या सर? मतलब मान लो कि कोई शिप यहाँ से निकली है, गुड्स का एक्सपोर्टेशन हुआ, ठीक है, वो शिप यहाँ से निकली, उसने ये पॉइंट को क्रॉस कर लिया, ये पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट सर? 0.2 को उसने क्रॉस कर लिया और वो यहाँ पे है समवेयर इन मान लो 23 नोटिकल माइल्स अवे फ्रॉम द बेस लाइन। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या हो रही है, मतलब जिस कंट्री में उसको जाना है उस कंट्री में वो जा रही है। ओके, सो अभी हुआ क्या? अभी हुआ कुछ ऐसे कि जो यहाँ के कंसर्न कस्टम ऑफिसर थे ना, कस्टम ऑफिसर जो थे, उनको ऐसा पता चला कि ये जो शिप जो ट्रैवल हुई ना, या थोड़ी देर पहले जो इंडिया से निकली है ना, उस शिप के अंदर कुछ ऐसे गुड्स थे जो स्मगल हुए हैं, या ऐसे कुछ पर्सन थे जिनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं किया गया। सो अभी हम क्या करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि यार ये 0.2 तक ही हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। 0.2 अगर उन्होंने क्रॉस कर लिया तो बात खत्म। ठीक है, बाद में उन्होंने 12 नॉटिकल माइल को और एक्सटेंड किया फ्रॉम द एंड ऑफ द 0.2, तो उन्होंने 12 नॉटिकल माइल और एक्सटेंड किया। तो उन्होंने जाके मतलब सोचा ऐसा कि ये 12 नॉटिकल माइल में भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी भी गुड्स को हम सीज कर सकते हैं, मतलब उसको वापस इंडिया में लेके आ सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी गुड्स को सीज कर सकते हैं या कॉन्फिस्केशन हो सकता है। अभी शायद सीजर और कॉन्फिस्केशन थोड़ा टेक्निकल वर्ड होगा, तो अभी ऐसा समझना कि हम वो गुड्स को वापस इंडिया में लेके आ सकते हैं, या तो किसी भी व्यक्ति को हम अरेस्ट कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? तो सर अगर यहाँ पे मिला होता तो यहाँ पे मिला होता तो कोई डाउट ही नहीं है ना, वो तो इंडिया के अंदर ही है, तो इंडिया के अंदर तो हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसके ऊपर कोई ऐसा मतलब एलिगेशन होना जरूरी है, और जो भी प्रोसीजर है वो भी उसके अंदर फुलफिल होनी चाहिए। सो इस केस में ये दोनों ही आपको याद रखना है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स एंड इंडियन कस्टम वाटर्स। समझ में आया दोस्तों? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट इसके अंदर? कस्टम वाटर्स में कोई डाउट है दोस्तों आपको? कि सर कस्टम वाटर्स एक बार वापस से समझाओ। कस्टम वाटर्स दोस्तों आपको इतना याद रखना है कि वो इंडिया की टेरिटरी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कस्टम पर्पस के लिए उनको 12 नॉटिकल माइल का एक्सटेंशन दिया गया है, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया, या डिस्क्लोज किया बट कुछ ऐसा था जो डुप्लीकेट था, या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन उसने दी थी और बाद में हमें कुछ डिस्कवर हुआ, तो इन दैट केस उस एरिया में जाके हम क्या कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। बट अगर उसने 0.3 को भी क्रॉस कर दिया, फिर उसके बाद वो जो कंट्री जहाँ पे वो जा रहा है, उनके जो भी कस्टम्स ऑफिसर होंगे उस कंट्री के, उनके साथ हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो इतना सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इंडियन वाटर्स मतलब इंडियन वाटर्स मींस इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स और इंडियन कस्टम वाटर्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो सर ये आपने लैंड एरिया बताया, ये लैंड है, और ये क्या है, तो ये सी वाला पार्ट है। तो ये लैंड एरिया है वो तो इंडिया का ही है। सी वाला जो 12 नॉटिकल माइल 0.2 तक है वो भी क्या है, इंडिया ही है। ठीक है, तो उसके ऊपर का, ऐसे सुनिएगा, उसके ऊपर का जो एयर स्पेस होगा ना, उसके ऊपर का जो एयर स्पेस होगा, मतलब जो आप ऊपर देखोगे तो आकाश दिखेगा ना आपको, तो उसके ऊपर का एयर स्पेस भी क्या होगा, अपना होगा। ठीक है, सो इंडिया की डेफिनेशन ये थी। एक और आपको बता देता हूं ना, इसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं मैप को ना। 200 नॉटिकल माइल, ध्यान से समझना, 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम विच लाइन, फ्रॉम बेस लाइन, मतलब बेस लाइन से कितना नॉटिकल माइल, 200। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक भी इंडिया हो सकता है फॉर द पर्पज ऑफ द कस्टम्स एंड इनकम टैक्स में भी ये है। ठीक है, आपको जीएसटी में भी मिलेगा। तो 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम विच लाइन, फ्रॉम बेस लाइन, मतलब बेस लाइन में मतलब ये 0.1 से मैं बोल रहा हूँ। ओके,
तो उसको भी हम इंडिया बोल सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर पर्पस ऑफ एक्स, मतलब इसको नाम दे देते हैं ओनली फॉर पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी नेचर की हो सकती है? तो दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, फ्यूल, या फिर क्रूड ऑयल, या फिर एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी एरिया, मतलब सी बेड बोलते हैं उसके अंदर से। तो आप अगर कुछ ऐसा एक्सट्रैक्शन कर सकते हो ऑयल वगैरह का, ठीक है, इसको एक नाम दे देते हैं हम लोग, इसको एक नाम दिया जाता है कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नाउ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब वहां पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो, बट कहाँ से? बेस लाइन से अप टू 200 नॉटिकल माइल तक आप क्या कर सकते हो? ये सारी एक्टिविटी कर सकते हो विद द ड्यू परमिशन विद फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? वहां पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो। तो मान लो कि 94 नॉटिकल माइल्स पे, ध्यान से सुनिएगा, 94 नॉटिकल माइल्स पे इंडिया की कोई कंपनी का कोई ऐसा यूनिट या रिफाइनरी है जहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं? ऑयल एक्सप्लोरेशन उनका यूनिट है। तो दोस्तों बताओ, क्या वो इंडिया का पार्ट होगा या नहीं होगा? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्या वो इंडिया का पार्ट होगा? यस, वो इंडिया का पार्ट होगा, क्योंकि उस ऑयल एक्सप्लोरेशन यूनिट पे भी कोई एक्टिविटी हो रही होगी, वहां पे भी कुछ इंपोर्ट हुआ होगा, वहां से कुछ क्या हुआ होगा? एक्सपोर्ट तो हुआ ही होगा, तो उसको भी हम इंडिया की टेरिटरी ही बोलेंगे। बट वहां पे सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलता है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मतलब वहां पे आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ ये एक्टिविटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको बताई होगी वही आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया सेकेंड लास्ट पार्ट। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो लास्ट पार्ट है। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा अगर आपको कोई डाउट्स है, फिर हम रिवीजन करेंगे, देन हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। नाउ अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने वर्ड जो लिखा है ना, वो लिखा है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, सो मान लो कि यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे कोई और कंट्री है कॉल्ड कंट्री ए। ठीक है, अभी कंट्री ए का बेस लाइन एंड कंट्री, मतलब इंडिया का बेस लाइन और कंट्री ए का बेस लाइन, ठीक है, वहां से हम डिस्टेंस काउंट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों कंट्री के बीच का जो डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों कंट्री के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो दोस्तों है 480 नॉटिकल माइल्स। थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा टेक्निकल भी है, शायद समझ ना आए तो समझना है तो मुझसे पूछ लेना। इंडिया से कंट्री ए का डिफरेंस कितना है, मतलब डिस्टेंस, सॉरी, कितना है? 480 नॉटिकल माइल्स। सो अभी ये जो 200 नॉटिकल माइल है दोस्तों, आपको क्या लगता है ये 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन करता है, तो क्या ऐसा राइट सिर्फ इंडिया को ही मिला होगा कि किसी और कंट्री को भी मिला होगा? क्या लगता है आपको? मतलब ऐसा प्रिविलेज है वो सिर्फ इंडिया को मिला होगा कि किसी और कंट्री को भी तो मिला होगा ना? मतलब दोनों कंट्री को मिलेगा ना, क्योंकि ये एक्सप्लोरेशन है वो तो हर कोई कर सकता है, हर कोई कंट्री कर सकती है। तो आप बताओ, इंडिया कितने नॉटिकल माइल तक आ सकता है? 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया आ सकता है। ओके, 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया आ सकता है। तो एट द सेम टाइम कंट्री ए कितना आ सकता है? तो 200 नॉटिकल माइल ये आ सकता है। तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 80 नॉटिकल माइल। कितना बचा दोस्तों? बाकी बचा 80 नॉटिकल माइल। ठीक है, तो ये जो 80 नॉटिकल माइल बचा ना, इसको कहा जाता है दोस्तों हाई सीज। क्या कहा जाएगा? हाई सीज। हाई सीज मतलब वहां पे किसी का कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, वो इंटरनेशनल वाटर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटरनेशनल वाटर्स हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे कि ये हाई सीज है, मतलब जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट नहीं हो सकती। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइंस है इसके ऊपर, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। बताओ, डाउट आया इसमें कोई? एनी डाउट? नहीं।
बट सर ये आपने तो 480 बताया, बट मान लो ये सिचुएशन नंबर 1 हो गई। अभी हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2। तो मान लो सिचुएशन नंबर 2 होता है और उसमें ऐसा हुआ कि सर कंट्री ए और इंडिया के बीच में जो डिफरेंस है ना, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 384 नॉटिकल माइल्स का है। तो अब क्या करेंगे सर? तो इसका जो बेस लाइन होगा और इसका जो बेस लाइन होगा, तो सर वो क्या 200 नॉटिकल माइल तक जाएंगे? नहीं। फिर उस केस में इक्वल डिस्टेंस काउंट होगा। तो 384 डिवाइड बाय 2 करो, कितना होता है? वन 192। तो 192 नॉटिकल माइल तक इंडिया आएगा एंड 192 नॉटिकल माइल तक कौन रहेगा? तो कंट्री ए आएगा। ठीक है, इसलिए वहां पे क्या वर्ड यूज हुआ है दोस्तों? यहाँ पे वर्ड क्या हुआ है? अप टू। अप टू मतलब क्या? 200 तक। मतलब 200 से पहले कोई कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्टार्ट हो गया तो हमारा भी वन उतना ही रहेगा जितना उनका लिमिट है, क्योंकि दोनों का इक्वल इक्वल राइट रहेगा। सो यहाँ पे इंडिया की डेफिनेशन खत्म होती है। तो दोस्तों आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अगर आपको ये फाइल चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, तो ये पीडीएफ भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, धवल सर को आप बोलिएगा तो मैं उनको शेयर कर दूंगा, तो वो आपको शेयर कर देंगे। बताइए, ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले लीजिएगा। ये मैंने ओपन रखा। ठीक है, और ये वाला। ठीक है, मैं पीडीएफ धवल सर को दे दूंगा, तो धवल सर आपको दे देंगे। ठीक है, मैं इसको अभी एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अगर कोई डाउट हो तो आप अपना स्टार्ट करिए। कोई डाउट है आप सब लोगों को? कोई डाउट? अदरवाइज मैं थोड़ा रिवीजन करते हैं, फिर हम स्टार्ट मतलब कंप्लीट करते हैं सेशन को। एनी डाउट? ठीक है दोस्तों, आपको कोई डाउट नहीं है तो हम रिवीजन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था वो था इनडायरेक्ट टैक्सेशन, पेपर नंबर जो मैंने 11 आपको बताया, जिसमें कस्टम्स 20 मार्क्स का है। देन हमने डिस्कस किया कि टैक्स का क्या मतलब होता है, टैक्स की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि टैक्स इंडिया में, मतलब इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हर कंट्री का जो एक टैक्सेशन सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू आएगा तो ही हम एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, और एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली तो हमें सोशल वेलफेयर के साथ साथ जो इंडिया का या तो किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए हमें करना होता है। ठीक है, उसके काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, एजुकेशन, मेडिकल, डिफेंस। ये इतनी जो हमारी बड़ी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनके जो इतने हैवी हैवी आर्टरीज होते हैं, हैवी हैवी जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो उनके लिए पैसा कहाँ से आता है? तो अल्टीमेटली आप टैक्स पे करते हो, उसकी वजह से ही आता है। तो ऐसा एक लाइन भी है फेमस कि जो टैक्स पेयर होता है वही किसी कंट्री का क्या होता है, एक रियल बिल्डर बोल सकते हैं हम, जो पूरी कंट्री को बिल्ड करता है। ठीक है, हमने उसको डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि टैक्स कितने टाइप के होते हैं। तो वन, पहला जो होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो ग्रुप 1 में आएगा आपके, डायरेक्ट टैक्स मतलब होता है ऐसा टैक्स जो आपके इनकम के ऊपर लगता है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स पे करने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? इनकम। इनडायरेक्ट टैक्स किसी इवेंट पे लगता है, कॉल्ड बिजनेस टैक्स भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे अगर आप गुड्स और सर्विसेज अगर आप सप्लाई करोगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? जीएसटी ना। तो जीएसटी इज वन काइंड ऑफ बिजनेस टैक्स। बिजनेस टैक्स मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ सकता है। उसमें भी एक लिमिट से ज्यादा होगा तो ही आपको पे करना है। कस्टम्स, वो मैंने आपको बता दिया। कस्टम एक ट्रेडिशनल टैक्स था जो पुराने जमाने से कंटिन्यू होता हुआ आ रहा है। अभी भी एक ट्रेडिशन है। जो गवर्नमेंट को हम जो कस्टम ड्यूटी पे करते हैं वो गिफ्ट ही है। जो पहले हम क्या करते थे,
राजा महाराजाओं को देते थे, फिर ब्रिटिशर्स को देते थे, अभी हम गवर्नमेंट को देते हैं। तो वो टेक्निकली करेक्ट भी है, तो ऐसा मन पे या दिल पे नहीं ले लेना है कि सर मैं टैक्स नहीं पे करूंगा, ठीक है। तो अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आके गुड्स बेच रहे हो, तो हो सकता है ना कि आपका गुड्स का प्राइस बहुत कम हो, और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से उनका प्राइस ज्यादा होगा, तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट अपनी सेफगार्ड करने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए वो लोग इंपोर्ट ड्यूटी क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया दोस्तों नेचर क्या है, तो इनकम टैक्स का नेचर क्या है, जितना अमीर होगा उतना ज्यादा टैक्स। जिनके पास कम इनकम है, लाइक जो मिडिल क्लास हैं, उनके लिए टैक्स रेट्स कम होते हैं, मतलब वो इनकम के बेसिस पर डिसाइड होता है मिडिल क्लास। और मान लो कि अगर आपके पास बहुत कम इनकम है, लाइक 1 लाख 2 लाख आपके पास इनकम है, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेती। गवर्नमेंट बोले तेरे पास 2 लाख इनकम है, उसमें से भी अगर हम टैक्स ले लेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, ठीक है। इसलिए वो अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कौन से नेचर का होता है, रिग्रेसिव नेचर का, ठीक है। मतलब वो ये नहीं देखता है कि सामने वाले की कितनी कैपेसिटी है, टू कैपेसिटी टू बेयर द टैक्स, ओके। या आपको क्या रखना है, याद रखना है। आई होप ये समझ में आया होगा। कंसर्न डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया, कंसर्न डिपार्टमेंट दोस्तों क्या था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आवाज आ रहा है क्या दोस्तों मेरा? ओके ओके, आ रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड देखा दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 246 में टैक्सेस की बात है। आर्टिकल 246 के अंदर शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 में यूनियन गवर्नमेंट टैक्स लेती है, स्टेट में स्टेट, एंड कॉन्करेंट में जो स्टेट का पार्ट नहीं होता है उसकी बात है। कस्टम्स के लिए कौन सा एंट्री था, एंट्री नंबर कौन सा था, 83, ठीक है, जिसके अंदर कस्टम लॉ बना हुआ है, ठीक है। कस्टम्स के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा समझा कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, एंड देन जुडिशियरी का मतलब क्या होता है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का काम होता है लॉ को ड्राफ्ट करना, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का काम होता है जो ड्राफ्ट किया हुआ लॉ है उसको क्या करना, अप्रूव करना, ठीक है। क्योंकि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी मतलब पार्लियामेंट, अभी पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स बैठे होते हैं दोस्तों, वो मेंबर्स कौन होते हैं, तो वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिनका हम ही इलेक्शन करते हैं, ठीक है ना। हम उनको इलेक्ट करके वहां पे पार्लियामेंट पे भेजते हैं, ठीक है ना। इलेक्शन में हम वोट करते हैं ना, आप शायद छोटे होंगे तो नहीं कर पा रहे होंगे, बट बड़े होंगे तो आप भी वोट करोगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का काम ठीक नहीं है, तो यू कैन गो टू द जुडिशरी पार्ट। देन वी हैव डिस्कस द एंट्री नंबर 83, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने बुक में से किया। देन हमने ये डिस्कस किया कि इंडिया की डेफिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट थी आज के सेशन में इन माय ओपिनियन। फिर हमने पॉइंट 1 मतलब जो बेस लाइन था उसको डिस्कस किया। फिर 12 नॉटिकल माइल का हमने देखा, तो 12 नॉटिकल माइल उसको हम इंडियन वाटर्स बोलते हैं, वो इंडिया का ही पार्ट है। फिर इंडियन कस्टम वाटर्स हमने डिस्कस किया। इंडियन कस्टम वाटर्स मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे कस्टम ऑफिसर्स जाके किसी भी गुड्स को क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, किसी पर्सन को वो क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने एक टेक्निकल पार्ट डिस्कस किया कॉल्ड हाई सीज। हाई सीज मतलब क्या, एक ऐसा वाटर जहां पे कोई भी कंट्री कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकती, जैसा ये एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है दोस्त। ओके, सो कल के सेशन में जब हम मिलेंगे तो हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, जो एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन यूज की गई है उसको आपको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है और कैसे आपको सम कैलकुलेट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो कोई गुड्स का आपको वैल्यू देके रखा होगा, उस वैल्यू के ऊपर कितना टैक्स लगेगा वो आपको फिर बताया जाएगा, ठीक है। तो बताओ दोस्तों, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम ये सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? ठीक है, चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखिएगा।